हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है सीजी बोर्ड की क्लास 10th ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर एग्रीकल्चर, इसके बारे में देखेंगे। एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी, जो खेती बाड़ी की जाती है, खेती की जाती है, फार्मिंग की जाती है, इसे एग्रीकल्चर के अंदर डाला जाता है। और एग्रीकल्चर में सिर्फ खेती बाड़ी ही नहीं, साथ साथ में जैसे कि मछली पालन हो गया या लाइव स्टॉक को जो पाला जाता है, ये सारी चीज़ें भी, अदर एक्टिविटीज़ भी इसी में आती है। तो स्टार्ट करेंगे हम। वी स्टिल ग्रो क्रॉप्स दैट अवर एंसेस्टर्स सेलेक्टेड thousands of years back. In the beginnings, human mostly grew food crops. अब पहले जो हमारे एंसेस्टर्स जो थे 1000 साल पहले, जो उन्होंने क्रॉप्स उगाए, उन्होंने जो क्रॉप्स जो चीज़ें खानी चालू की, वो आज भी हम खाते हैं और आज भी हम वो उगाते हैं। तो बिगिनिंग में जो है ह्यूमंस वही क्रॉप्स उगाता था वो जो अपने कंजप्शन के लिए हो। ठीक है, कंजप्शन मतलब अपने खाने के लिए ही उगाता था, जो क्रॉप्स भी है, बेचने वाला कोई काम नहीं होता था। और साथ ही साथ समय के साथ साथ, ओवर टाइम मतलब समय के साथ साथ, उन्होंने कॉटन और जूट भी कल्टीवेट करना स्टार्ट किया। तो कॉटन और जूट कौन से टाइप के क्रॉप्स होते हैं? दे आर कमर्शियल क्रॉप्स। कमर्शियल क्रॉप्स का मतलब क्या होता है? ऐसे क्रॉप्स जिसको हम उगाते हैं लेकिन हम अपनी उसकी खेती करते हैं अपने खाने के लिए नहीं, उसे मार्केट में बेचने के लिए। तो टुडे एग्रीकल्चर इज नो लॉन्गर अ सब्सिस्टेंस एक्टिविटी बट अ कमर्शियल एक्टिविटी। तो एग्रीकल्चर आज की डेट में, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो सब्सिस्टेंस एक्टिविटी नहीं है। सब्सिस्टेंस एक्टिविटी मतलब जहाँ पे हम कुछ खेती की, हमने उगाया कुछ, हमने जैसे कि चावल हमने उगाया तो हमारे खुद के खाने के लिए ही वो चावल उगाया, अपने कंजप्शन के लिए उगाया, मार्केट में बेचने के लिए नहीं उगाया। तो इस तरीके की जो फार्मिंग होती है वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, सब्सिस्टेंस एक्टिविटी के अंदर आती है। और जो एक्टिविटी जिसको हम मार्केट में बेचने के लिए यूज़ करते हैं, पैसे कमाने के लिए यूज़ करते हैं, उसे कमर्शियल एक्टिविटीज़ कहा जाता है। तो farmers give priority to crops that bring them more money income. The commercial approach and growing human needs have changed the nature of agriculture. This change can be seen both over time and space. तो फार्मर्स जो है उन्हीं क्रॉप्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं जिस क्रॉप्स को उगाने से उनको क्या है, इनकम ज़्यादा होगी। और ये जो कमर्शियल अप्रोच है, मतलब खेती करना और खेती से जो उपज हुआ है उसको मार्केट में बेचना, ये जो कमर्शियल अप्रोच है। और जो ह्यूमंस की नीड हो रही है, नीड बढ़ते जा रही है। पहले जो है उतनी नीड नहीं थी, आज सबको कंफर्ट चाहिए, तो सबको अपने घर में कूलर चाहिए, एसी चाहिए, बहुत सारी नीड्स बढ़ गई है। तो इस ग्रोइंग जो ह्यूमन नीड्स है, इसका जो इससे जो है नेचर ऑफ एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो ये जो चेंजेस है समय के साथ साथ हो रहे हैं और जितना हमको ज़मीन मिल रही है, स्पेस मिल रहा है, उसके साथ साथ हो रहे हैं। तो एक छोटा सा मॉडर्न फार्मिंग का तरीका यहाँ पे बताया गया है। तो एग्रीकल्चर सीजन्स इन इंडिया, तो सीजन्स क्या होते हैं, ये जो टॉपिक्स हैं ये हमने पहले भी जो है इस 9th में 8th में कहीं ना कहीं हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में जाना है। तो एग्रीकल्चर सीजन जैसे कि खरीफ सीजन होता है, रबी सीजन होता है, कहीं ना कहीं आपने ये टर्म्स सुना ही होगा, नहीं सुना है तो अभी आगे हम देखेंगे। तो इन इंडिया फार्मिंग इज डन थ्रू आउट द ईयर इन सम प्लेसेस व्हाइल इट इज लिमिटेड टू मानसून सीजन इन अदर प्लेसेस। तो इंडिया में क्या होता है, फार्मिंग जो है कहीं कोई कोई जगह पे क्या होती है, पूरे साल भर होती है, और कुछ जगह पे लिमिटेड समय के लिए होती है, जो मानसून का सीजन होता है, मतलब जो बारिश का सीजन है तो है उसी समय होती है। क्यों? क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई की जो व्यवस्था है हर जगह इक्वली अवेलेबल नहीं होती। जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था अवेलेबल होती है थ्रू आउट द ईयर, ट्यूबवेल्स है या कैनाल्स है, उससे सिंचाई जो है, इरिगेशन जो है वो हो पाता है पूरे साल भर, वहाँ पे जो है फार्मिंग पूरे साल भर होती है, और नहीं तो फिर मानसून सीजन में बस होती है। द क्लाइमेट वेरीज अक्रॉस द कंट्री ड्यूरिंग द ईयर, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट सीजन। फॉर एग्जाम्पल, in the irrigated area of Chhattisgarh, paddy is cultivated during monsoon season, while wheat and vegetables are grown in winter. In winter and vegetables are grown in summer. In India we have 3 main agriculture season. अब देखो क्लाइमेट जो है हमारी कंट्री में हर जगह अलग अलग क्लाइमेट है। जैसे कि अगर आप कोस्टल एरियाज में जाओगे तो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है, वैसे ही अगर हम इंडिया के अपर पार्ट में जाओगे तो वहाँ ठंडा मौसम रहता है। तो इस तरीके से जो है मौसम जो है हर जगह जो है, क्लाइमेट जो है हर जगह डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट सीजन। तो अलग अलग सीजन्स में अलग अलग क्रॉप्स उगाए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, जो इरिगेटेड एरिया है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पे पैडी का कल्टीवेशन होता है मानसून सीजन में। इरिगेटेड एरिया मतलब जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ पे पैडी, ठीक है, पैडी मतलब चावल उगाए जाते हैं, और वीट और वेजिटेबल्स जो है वो विंटर में उगाए जाते हैं, और समर्स में भी वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं। तो इस तरीके से इंडिया में 3 मेजर
एग्रीकल्चर सीजन होता है, जिसके बारे में जैसे कि मैंने पहले मैं बता रही थी। तो सबसे पहले होता है खरीफ सीजन। तो दिस सीजन स्टार्ट्स ऑन द ऑनसेट ऑफ मानसून। तो मानसून सीजन जब स्टार्ट होता है तो ये खरीफ का जो सोइंग सीजन है वो भी चालू होता है। तो ड्यूरिंग मानसून इट रेन्स अक्रॉस the whole of India, so there is enough water for farming. That's why almost all the agriculture land in the country is cultivated during the Kharif season. तो जब मानसून आता है, जब बारिश आती है, तो बारिश हर जगह होती है, पूरी इंडिया में होती है। और इससे क्या है, पानी जो है सिंचाई के लिए जो ज़रूरी है, इरिगेशन के लिए जो ज़रूरी है, जिससे हम खेती करेंगे, जिस पानी से हम खेती करेंगे। तो अच्छा, सिंचाई क्या होती है, इरिगेशन क्या होता है, ये तो बताया नहीं। तो जब पानी जो है पलाया जाता है, ठीक है, खेतों में पानी डाला जाता है, उस प्रोसेस को इरिगेशन कहा जाता है, हिंदी में सिंचाई कहा जाता है। तो ऑलमोस्ट मतलब जितने भी एग्रीकल्चर लैंड है कंट्री में, वो खरीफ सीजन में कल्टीवेट होते हैं। तो खरीफ क्रॉप जो है उसको हाई ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है, मतलब बारिश का मौसम वाला जो क्लाइमेट होता है उसकी ज़रूरत होती है, और टेम्परेचर भी हाई चाहिए रहता है। इसलिए मेजर क्रॉप्स क्या होते हैं, पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, मंदुआ, तुअर, मूंग, उड़द, तिल, ग्राउंडनट, सोयाबीन एक्सेट्रा। तो ये सारे जो मेन क्रॉप्स हैं ये खरीफ सीजन में उगाए जाते हैं। उसके बाद है रबी सीजन। द रबी सीजन स्टार्ट इमिडिएटली आफ्टर खरीफ एंड कंटिन्यूज थ्रू द विंटर। तो रबी सीजन कब स्टार्ट होता है, जब खरीफ सीजन जो है वो ख़त्म होने वाला रहता है और विंटर्स जो है वो शुरू होने वाले रहते हैं। तो इस समय लिमिटेड रेन रहता है इस सीजन में, इसलिए फार्मिंग जो है उन्हीं लैंड्स पे हो सकती है जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था अलग से अवेलेबल है, जैसे कैनाल से हो गया, ट्यूबवेल से हो गया, या फिर जो लैंड है, ठीक है, जो ज़मीन है उसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब वो गीली मिट्टी है। Hence the area sown in Rabi is much lower compared to Kharif. The crops sown in this season are frost resistant. तो अब ये जो एरिया है जहाँ पे ये रबी क्रॉप्स उगाए जाते हैं, तो ये एरिया क्या होते हैं, कम होते हैं एज कम्पेयर टू खरीफ। तो खरीफ की सीज़न कब स्टार्ट होता है, मानसून में, और मानसून में जब बारिश गिरती है तो जितने भी एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पे जो है बुआई की जाती है, खेती की जाती है। लेकिन रबी सीज़न में जो बुआई होती है वो उन्हीं रीजन्स में हो सकती है जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल हो, तो इसका एरिया क्या होता है, इसलिए कम होता है। तो क्रॉप्स जो हैं, ऐसे क्रॉप्स उगाए जाते हैं क्योंकि ठंड में होगा, तो अगर बर्फबारी भी हो जाए तो उन क्रॉप्स को कोई फर्क ना पड़े, इस तरीके क्रॉप्स वहाँ पे उगाए जाते हैं। तो इसमें कौन से क्रॉप्स होते हैं, वीट, बार्ले, रेपसेड, तोरिया, मस्टर्ड, फ्लैक्सीड, मसूर, चना। तो ये सारे जो है इस सीजन में उगाए जाते हैं। इन प्लेसेस वेयर इरिगेशन इज अवेलेबल और वेयर देयर इज सम रेन ड्यूरिंग रबी, पैडी इज ऑल्सो कल्टिवेटेड, फॉर एग्जाम्पल रबी पैडी इन वेस्ट बंगाल। और ऐसे जगह पे जहाँ पे इरिगेशन सिंचाई की व्यवस्था अवेलेबल होती है और कुछ समय के लिए बारिश भी होती है, तो ऐसे जगहों पे पैडी को भी उगाया जाता है, जैसे कि रबी पैडी होता है वेस्ट बंगाल में। उसके बाद जैद सीजन होता है। तो ये जो एग्रीकल्चर सीजन है, जब ये विंटर्स का जो मौसम होता है वो खत्म होता है तब स्टार्ट होता है। इट इज़ द सीजन फॉर समर क्रॉप्स व्हेन देयर इज नो रेनफॉल, सो मोस्ट ऑफ द लैंड इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, हेंस इरिगेशन इज नीडेड टू ग्रो जैद क्रॉप्स known by different names such as गर्मा, द्वाला, बोरो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये जो सीज़न है यहाँ पे सूखा मौसम होता है, तो जो मोस्ट ऑफ द लैंड है उसको क्या है, खाली छोड़ दिया जाता है क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था भी अवेलेबल नहीं है। तो लैंड को क्या है, ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था है तो वहाँ पे इस तरीके के क्रॉप जैसे कि गर्मा, दवाला, बोरो, ये सारे जो हैं उगाए जाते हैं। द एरिया सोन इज जेद इज मच लोअर देन, और इसका जो एरिया है वो क्या है, बहुत ज़्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू रबी। यूजुअली जैद फार्मिंग इज डन ऑन रिवर बेड। तो जैद फार्मिंग कहाँ पे होता है, जो रिवर बेड्स होते हैं, रिवर बेड्स में जो नदी का किनारा होता है, लैंड अराउंड लेक्स एंड लोअर प्लेन्स वेयर इरिगेशन इज अवेलेबल, या फिर जो लेक्स के किनारे वाला एरिया होता है या तो लोअर प्लेन्स वाला एरिया जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था अवेलेबल होती है। तो क्रॉप्स मस्ट बी टॉलरेंट टू सीवियर हीट। तो ऐसे क्रॉप्स जो एकदम मतलब गर्मी को बर्दाश्त कर सके, तो इसमें कौन से आते हैं, कुकुम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ये यहाँ पे मेन क्रॉप्स होते हैं। इन सम प्लेसेस सच एज पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ प्लेन, इरिगेटेड पैडी इज ऑल्सो कल्टिवेटेड ड्यूरिंग दिस सीजन। और इस सीजन में कोई एरिया में इरिगेटेड पैडी मतलब ऐसे खेत जहाँ पे पानी जो है सिंचाई व्यवस्था से पहुँचाई जाती है, ऐसे जगह पे पैडी भी उगाया जाता है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या है इंडिया में, उसके बारे में हमको देखना है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज अ टोटल वॉल्यूम और
quantity of harvest crops. In India, agriculture production has increased almost 5-fold over 60 years. तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या होता है, जितना भी टोटल वॉल्यूम है ना, टोटल वॉल्यूम और क्वांटिटी जो भी हार्वेस्टेड क्रॉप है उसको हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बोलते हैं. तो इंडिया में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो पूरा 5-fold इंक्रीज हुआ है 60 ईयर्स में. तो 1950-51 में टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाज कितना था, 51 मिलियन टन्स, और ये कितना इंक्रीज हुआ टू 244 मिलियन टन्स 2010-12 में. अब इस ड्यूरिंग दिस पीरियड India's population increased 3-fold from 36 crore in 1951 to 121 crores in 2011. तो इसके साथ साथ इंडिया का पॉपुलेशन भी ब्लास्ट हुआ है, मतलब 3 गुना जो है इंडिया का पॉपुलेशन भी बढ़ा है. तो 36 करोड़ 1951 में था, तो इससे कितना हुआ 121 करोड़ 2011 में. हैंस फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज मोर रैपिडली देन इंक्रीज इन प्रोडक्शन. तो देखिए पॉपुलेशन तो 3 टाइम्स हुआ, लेकिन जो फूड प्रोडक्शन है वो 5 टाइम्स हुआ. तो इसीलिए जो है जो फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा इंक्रीज हुआ है ज़्यादा देन पॉपुलेशन का. तो ऑयल सीड प्रोडक्शन रोज 6-fold from 5 million tons to 32 million tons in 2010-11, but the pulse production only doubled from 8 million tons to 18 million tons in 2010-11. तो इस तरीके से जो है ऑयल सीड के प्रोडक्शन और पल्स की जो प्रोडक्शन है उसको भी यहाँ पे बताया गया है. सो द ग्रोथ इन पल्स प्रोडक्शन हैज़ बीन मच लोअर देन सम ऑफ द क्रॉप्स. तो पल्स प्रोडक्शन थोड़ा सा कम रहा है. तो ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन हैज़ वेरिड फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप. तो क्रॉप से क्रॉप है ये जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो बदलते जाती है. तो ये ग्राफ दिया हुआ है क्रॉप प्रोडक्शन इन इंडिया इन मिलियन टर्न्स. तो हमने पैडी, वीट, जवार, बाजरा, मेज, माइनर, पर्ल्स, ऑयल सीड इनके बारे में यहाँ पे बताया गया है. उसके बाद द मेन रीज़न फॉर द इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया ओवर लास्ट 60 ईयर्स था. तो क्या है ये जो रीज़न है जिसके कारण जो है हमारा जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हुआ है, क्या है? सबसे पहले जो है इंक्रीज इन नेट सोन एरिया. तो एरिया जो पहले कल्टीवेट होता था और अभी जो कल्टीवेट होता है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है, इसलिए वो हुआ है. और इंक्रीज इन एरिया अंडर इरिगेशन. तो पहले जो है फार्मर्स जो है सिर्फ और सिर्फ मानसून पे डिपेंडेंट रहते थे. तो आज जो है इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ट्यूबवेल्स के द्वारा, कैनाल्स के द्वारा, और भी बहुत सारी मेथड्स है जिसके द्वारा इरिगेशन किया जाता है. इसलिए जो है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी भी हुई है. तो इंक्रीज इन नेट सोन एरिया. तो सबसे पहले हमको जो पहला वाला पॉइंट है इंक्रीज इन नेट सोन एरिया उसके बारे में देखना है. तो सोन एरिया रिफर्स टू द टोटल लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन. ठीक है, एकदम क्लियर है, लाइन से क्लियर है. तो जो भी एरिया, टोटल एरिया जो है जो सोन है, सोन मतलब जिसमें खेती हुई है, तो इस एरिया को क्या कहा जाता है, टोटल नेट सोन एरिया. तो इफ दिस एरिया इंक्रीजेज देन द प्रोडक्शन इंक्रीजेज एंड इंडिया हैज़ फिक्स लैंड मास. तो भाई इंडिया जो है उसकी बाउंड्री, उसके लैंडस्केप क्या है, फिक्स है. तो जब ये एरिया बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो ये जो फिक्स्ड एरिया है, इंडिया का जो फिक्स लैंड मास है, वहाँ डिफरेंट फीचर्स हैं और यूजेस है. जैसे कि फॉरेस्ट है, कई जगह पे फॉरेस्ट है, कई जगह पे डेसर्ट है, और कई जगह पे एग्रीकल्चर लैंड है. तो इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द एरिया अंडर एग्रीकल्चर वी हैव टू क्लियर फॉरेस्ट और इरिगेट द डेसर्ट. तो अब भाई इंडिया का लैंड मास फिक्स है और फिक्स्ड एरिया में क्या क्या है, कहीं पे फॉरेस्ट है, डेसर्ट है, एग्रीकल्चर लैंड है. तो हमको अगर एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, या तो डेसर्ट वाला एरिया को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो हमको क्या करना पड़ेगा, फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ेगा. तो इन द लास्ट 60 ईयर्स द एरिया अंडर एग्रीकल्चर एक्सपांडेड विद द मेजर एक्सपांशन टेकिंग प्लेस इन 1950s. तो इन 60 सालों में जो एरिया है एग्रीकल्चर के अंडर में वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है 1950 से लेके. तो एरिया हैज़ रिमेन मोर और लेस सेम. Then small changes in area can be accounted by more land left fallow during the agriculture season or agriculture land put to other uses. तो कुछ changes हुए हैं, क्यों चेंजेस हुए हैं? जो स्मॉल चेंजेस है एरिया में वो किस लिए हुए हैं, या तो कुछ लैंड्स जो है उनको क्या कर दिया गया है, फैलो छोड़ दिया गया है, खाली छोड़ दिया गया है, या तो कुछ जो फैलो लैंड है उसको एग्रीकल्चर लैंड के अंदर लेके आया गया है, या तो फिर जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको दूसरे यूजेस के लिए, जैसे कि इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए यूज़ किया गया है. तो नेट सोन एरिया इन इंडिया तो इतना है. 1951 में 119 मिलियन हेक्टेयर्स था. ठीक है, वैसे ही ये जो है वैल्यूज़ यहाँ पे हमको दी गई हुई है. तो नेट सोन एरिया क्या हो गया, एरिया under all the crops sown during the year. Some areas have more crop than one crop in the year. तो कुछ areas में क्या होता है,
एक से ज़्यादा क्रॉप्स उगाए जाते हैं तो उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, डबल होती है। तो इंक्रीज इन एरिया अंडर इरिगेशन, तो as we have seen earlier, it is not always feasible to bring more land under cultivation, but the production can be increased to some extent by growing multiple crops in the year on the available land। तो हमने जैसे कि देखा कि ये मतलब फिजिबल, मतलब ये हमेशा पॉसिबल नहीं है कि जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है उसको हम इंक्रीज कर सके, ठीक है। तो लेकिन प्रोडक्शन हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, मल्टीपल क्रॉप्स ग्रो करके। तो इरिगेशन जो है वो हेल्प करता है ताकि हम मल्टीपल क्रॉप्स जो है एक ही ज़मीन पे उगा सके। तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है एक्सपांड हुआ है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए, और इससे क्या हुआ है कि एक ही लैंड को जो है इट इज़ पॉसिबल टू कल्टिवेट द लैंड आफ्टर मानसून। तो मानसून के बाद भी जो है उस लैंड को हम क्या कर सकते हैं, कल्टिवेट कर सकते हैं, उसमें दूसरे क्रॉप्स उगा सकते हैं। और 1950-51 में 16% ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर लैंड वाज इरिगेटेड, और 2010-11 में आते आते ये डबल हो गया, 32% जो लैंड है वो है अवेलेबल लैंड। तो इरिगेशन जो है वो पॉसिबल, उससे पॉसिबल हुआ है कि हम जो इम्प्रूव वेराइटी ऑफ सीड्स हैं जो हायर ईल्ड्स देते हैं उसको हम उगा सकें, और इट इज़ ऑल्सो मेड पॉसिबल ग्रो क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड ड्यूरिंग रबी एंड ज़ैद सीजन। और इससे ये भी पॉसिबल हुआ है कि हम सेम लैंड पे रबी सीजन में, ज़ैद सीजन में, खरीफ सीजन में, सब सीजन में क्या है उगा सके। तो अवर इरिगेशन नीड्स आर लार्जली मेड बाय डैम्स एंड सब सरफेस वाटर। तो हमारी जो इरिगेशन नीड है वो कैसे पूरी होती है, एक तो डैम से जो केनाल फूट के आते हैं उनसे होता है, और सब सरफेस वाटर मतलब जो ट्यूबवेल्स वगैरह हैं उससे। तो बट ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर हैज़ लेड टू द रैपिड डिप्लेशन इन वाटर टेबल। तो अब जो है भाई सबको फ़ायदा लेना है, तो क्या है, बहुत ज़्यादा जो ग्राउंड वाटर है उसका यूज़ किया जाता है, हर कोई क्या है बोर कराया जा रहा है। तो इससे क्या होते जा रहा है, जो वाटर टेबल है, ठीक, जो ज़मीन के नीचे जो पानी है उसका लेवल क्या होते जा रहा है, नीचे होते जा रहा है, डिप्लीट होते जा रहा है। तो पंजाब और हरियाणा वाले जो एरिया है वहाँ पे वाटर टेबल जो है वो 4 से 6 मीटर तक गिर गया है। तो इससे क्या हो रहा है, जो बोरवेल्स हैं वो क्या होते जा रहे हैं, सूखते जा रहे हैं, और ग्राउंड वाटर कंटिन्यू टू बी एक्सप्लॉइटेड एट दिस रेट, इट इज़ पॉसिबल दैट all the bore wells will dry in near future. That's why it is important to use only as much groundwater as can be recharged. तो एक समय आएगा कि जब ऐसा होगा कि सारे बोरवेल्स क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। तो इसलिए हमको बहुत ज़रूरी है कि हम एक पर्टिकुलर प्लान के साथ, एक पर्टिकुलर लेवल पे ही पर्टिकुलर यूज़ करें, ग्राउंड वाटर का इस तरीके से यूज़ करें ताकि वो रिचार्ज भी होते जाए। भाई ओवर एक्सप्लॉइट कर दोगे, रिचार्ज होने का टाइम ही नहीं मिलेगा, तो क्या होंगे, सारे बोर सूख ही जाएंगे। तो प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज हुई, तो प्रोडक्टिविटी मीन्स इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम प्लॉट ऑफ लैंड एज वी हैव सॉ अर्लियर दैट अवेलेबल लैंड इज मोर और लेस फिक्स्ड। तो प्रोडक्टिविटी क्या मतलब होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को सेम प्लॉट में क्या करना है, कैसे हमको इंक्रीज करना है। तो हमने जैसे पहले देखा कि एग्रीकल्चर जो फिक्स लैंड मास है इंडिया का, तो एग्रीकल्चर लैंड भी क्या है, फिक्स है, तो उसको हम कम ज़्यादा क्या है एक लेवल पर नहीं कर सकते। तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाना एज लॉन्ग एज, है ना, एक लिमिट तक, इससे हम ये जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। दैट्स वाई ह्यूमन हैज ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पर लैंड एंड हैव सक्सीडेड टू सम एक्सटेंट। इसलिए ह्यूमंस ने हमेशा ट्राई किया है कि कैसे भी करके उनको क्या करना है, एक ही लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड द मोस्ट इन द केस ऑफ वीट एंड मेज। तो प्रोडक्टिविटी किसके केस में सबसे ज़्यादा बढ़ी है, वीट और मेज के केस में। तो हम अगर 1950-51 की बात करें तो एवरेज यील्ड पर हेक्टेयर क्या था वीट का, 663 kg। तो एक हेक्टेयर से हमको 663 kg जो है वीट मिलता था। तो ये अब कितना इंक्रीज हो गया है, 2938 पर हेक्टेयर इन 2010-11 में बढ़ गया। तो अब वैसे ही मेज़ का हम बात करें तो 547 पर केजी पर हेक्टेयर था, वो बढ़ के कितना हुआ, 2540 केजी पर हेक्टेयर हो गया सेम पीरियड में। बट द इंक्रीज इन ईल्ड वॉज मच लोअर फॉर पल्सेस। तो पल्सेस का जैसे हमने स्टार्टिंग में भी देखा, तो पल्सेस का जो वैल्यू है वो क्या होते जा रहा था, वो क्या हो रहा है, कम हुआ है। तो कैसे 663 kg पर हेक्टेयर था 1950-51 में, अब ये कितना हुआ, 689 kg पर हेक्टेयर 2010-11 में। तो many factors are responsible for increasing productivity, तो including experimenting with high yielding seeds using chemical fertilizers and pesticides. Earlier traditional seeds were sown. Research with these seeds have developed high yielding varieties. तो बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है जिससे हमारी ये जो प्रोडक्टिविटी है वो
इंक्रीज होती है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एक्सपेरिमेंट करते हुए जो है HYV हाई यील्डिंग वैरायटी जो है सीड्स की वो बनाई गई। केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ भी ज़्यादा हो गया, पेस्टिसाइड्स का यूज़ ज़्यादा हो गया, लेकिन जो ट्रेडिशनल जो सीड्स सोंग किए जाते थे अब वो बंद करके रिसर्च करके जो हाई यील्डिंग सीड्स बनाए गए, जिससे जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। तो ये जो न्यू सीड्स थे हाई यील्डिंग वैरायटी पर यूनिट वाली, इसका जो टर्नओवर था वो हमेशा जो ट्रेडिशनल सीड्स से ज़्यादा रहा। तो इससे क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ। इम्प्रूव्ड सीड्स और केमिकल फर्टिलाइजर से बेस्ड ऑन ग्रीन रेवोल्यूशन विद द फर्टिलाइजर्स गिविंग इमीडिएट इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन। अब भाई फर्टिलाइजर्स का यूज़ होने लगा, इससे जो है कीट पतंगे जो हैं वो कम लगने लगे, तो प्रोडक्शन आखिरकार बढ़ा। तो 1950-51 में जो कंजप्शन था फर्टिलाइजर्स का वो 7.6 लाख टन था, जो कि इंक्रीज होकर 174 लाख टन हो गया 2010-11 में। तो इतना ज़्यादा जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ होने लगा है, जिससे जो है हर किसी को नुकसान भी हुआ है। But the quest for high yields led to rampant use of chemical fertilizer and pesticide. Today we see the negative impact of such excessive use. These chemicals have severely compromised soil fertility in long term with agriculture fields turning barren. तो अब ये जो है हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स यूज़ करना है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा जो है उपज लेके आना है, तो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया, एक्सेसिव यूज़ होने लग गया। तो इसका नेगेटिव क्या इम्पैक्ट क्या हुआ, जो सॉइल है लॉन्ग टर्म यूज़ करने के बाद, देखिए केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ होने से जो सॉइल में जीव रहते हैं, जो केचुए रहते हैं, छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो क्या होने लगे, खत्म होने लगे। तो इससे एग्रीकल्चर फील्ड क्या होने लग गया, बैरन हो गया। बैरन मतलब खराब होने लग गया, फैलो होने लग गया। तो पंजाब जो है इसमें मैक्सिमम यूज़ हुआ केमिकल और फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का, तो इससे सबसे ज़्यादा जो है पंजाब को नुकसान हुआ। तो अवर फूड टुडे कंटेन्स हाई लेवल ऑफ टॉक्सिस। आजकल और ऑर्गेनिक फार्मिंग का इसलिए बहुत ज़्यादा बात होता है। देखिए हमारे खाने में भी अभी ये टॉक्सिक जो केमिकल्स डाले जा रहे हैं वो भी आएगा, और ये हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी कर सकता है। तो हमको एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन निकालना है इसे, ताकि यील्ड्स भी बढ़े, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो, और ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहे हैं उसका यूज़ भी कम हो सके। तो इम्प्रूव सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स ये एक्सपेंसिव भी होते हैं, महंगे भी होते हैं, तो ये कॉस्ट भी बढ़ाते हैं, कल्टीवेशन का कॉस्ट। तो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स जो है इंडिया में वो क्या होते हैं, मार्जिनल फार्मर्स, छोटे फार्मर्स होते हैं। तो उनको डेफिनेटली डिफ़िकल्टी होगी इतना ज़्यादा अफोर्ड करने के लिए। इतना भाई खरीदना है तो पैसे भी तो चाहिए, इनपुट भी तो चाहिए, तो इन इनपुट को वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर फार्मर ये एक्सपेंसिव इनपुट्स यूज़ करेंगे, मतलब ये एक्सपेंसिव सीड्स फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे, तो अगर उनके क्रॉप्स फेल हो गए, कुछ भी आपदा आ गई, जो उनके क्रॉप्स है वो ख़राब हो गए, जैसे कि कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गई या पेस्ट अटैक हो गया, तो इससे क्या होगा, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और अगर उनको अच्छी क्रॉप भी मिली, तो अगर और उनको मार्केट में प्राइस नहीं मिला, अच्छा प्राइस नहीं मिला, तो इससे भी उनको लॉसेस बहुत हद तक हो जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में जो है उनको क्या करना पड़ेगा, फिर लोन लेना पड़ेगा नेक्स्ट सीजन में जो भी खेती बाड़ी करना है उसके लिए। अगर फिर से उनको लॉस हो गया तो उनके पास कोई मनी नहीं रहेगा ताकि वो अपना जो उधार है उसको चुका सके। तो इससे क्या है, जो फार्मर्स हैं वो क्या है, ये डेप्थ के जो कुआं है, ठीक है, इस तरीके के बोझ में, ठीक है, कर्ज के बोझ में मतलब डूब जाते हैं। और कई फार्मर्स इसलिए क्या करते हैं, सुसाइड्स भी कर लेते हैं। इसलिए हमारी कंट्री में फार्मर्स के सुसाइड करने का रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें अभी देख ली है। तो अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में चेंजिंग इन क्रॉप पैटर्न, इसके बारे में हम देखेंगे, एक स्टोरी देखेंगे संकरा विलेज का, और मैं बहुत सारी बातें आपको और बताऊँगी। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। तो मैं आशा करती हूँ कि इतना आपको समझ में आएगा। इतना समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और अगर मेरे चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।